बच्चों, आज हम इकाई 3 मानवीय अनुभूतियाँ पढ़ेंगे। इस इकाई में मानव जीवन के अनुभव, मानवीय भावनाएं जैसे प्रेम, करुणा, त्याग, सहृदयता, सहानुभूति आदि से विद्यार्थियों को अनुभव कराने का प्रयास किया गया है। उम्मीद यह भी है इसमें शामिल साहित्य की विविध विधाएं मानवीय अनुभूतियों से उपजे मूल्यों के संक्रमण, उनमें टकराव, अंतर्द्वंद जैसे भावबोधों को समझने, उन्हें महसूस करने को प्रोत्साहित करेगी, जिससे इन मनोभावों से गुजरते हुए एक सहज सरल व्यक्ति के रूप में विद्यार्थियों का विकास हो सके और इस प्रकार के साहित्य को पढ़ने, समझने, रचने और चुनाव करने के प्रति रुचियों का विकास कर पाएं। इकाई की पहली रचना माटी वाली एक कहानी है। इस कहानी में विस्थापन की समस्या से उपजी पीड़ा व प्रताड़ना को प्रभावशाली तरीके से रखा गया है। जीविकोपार्जन के लिए घर घर माटी पहुंचाने को विवश वृद्ध स्त्री गरीबी से संघर्ष करते हुए अपनी संवेदनशीलता का परिचय पूरी कहानी में देती है। गृहस्थी के बोझ को समझती है। पति की मृत्यु उस संघर्षशील वृद्ध स्त्री को उतना नहीं तोड़ती जितना यह जवाब की बुढ़िया, मुझे जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं, और बांध बनने के बाद मैं खाऊंगी क्या साहब। पूरी कहानी में यह मार्मिकता अपने चरम रूप में दिखती है। जो संवेदनशीलता मन को कचोटने वाली है जब वह कर्मशील वृद्ध स्त्री यह कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। बच्चों, आज हम पार्ट 3.1 पढ़ेंगे, माटी वाली। इसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। उनका जीवन परिचय। जाने माने साहित्यकार विद्यासागर नौटियाल का जन्म 20 सितंबर 1933 में टिहरी के माली देवल गांव में हुआ। 13 साल की उम्र में शहीद नागेंद्र सकलानी से प्रभावित होकर सामंतवाद विरोधी प्रजामंडल से जुड़ गए। रियासत ने उन्हें टिकरी के आज़ाद होने तक जेल में रखा। वे वन आंदोलन, चिपको आंदोलन के साथ पहली कविता भैंस का कटिया 1954 में इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका कल्पना में प्रकाशित हुई। उन्होंने उपन्यासों, कहानियों के साथ मोहन, गाता जाएगा जैसे आत्मकथ्य भी लिखा। अब तक उनके 6 उपन्यास और 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। यमुना के बागी बेटे शीर्षक से आया उनका उपन्यास एक नए विषय के साथ गंभीर प्रयोग है। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह नहीं जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी, बरसों से वहां रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौकों की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी को हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लिपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरे, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए लाल माटी की जरूरत पड़ती रहती है। शहर से अंदर कहीं माटा खान है ही नहीं। भागीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता।
आने वाले नए नए किरदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाले नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाले को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए गोल ढिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर से उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी सी लड़की कामनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे ढिल्ले के कपड़े को मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियां में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही उसका मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले सदा, बासी सा कुछ नहीं है, अभी इसी चाय के साथ निकल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गरम गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुपाने से पहले शुरू में उसने अपने अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा, साग हो जाती ठोकराइन जी। भूख तो अपने एक साग की होती है बुढ़िया, भूख मीठी के भोजन मीठा। तुमने अभी तक एक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसा जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी। उन्होंने ये तमाम चीज़ें उनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो, जरा दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर लेते हैं। तमाम बर्तन, भाड़े, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए, सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहां तो स्टील के भाड़े दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा।
मेरी तरफ देखने वाला तो कोई नहीं। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और दूसरे में अपने कंटर को खोली और बाहर से निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में मैं भी कल कर हालत में मिट्टी ले जाने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े से एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। साथ ही साथ ऐसा बोल देगी, साग तो कुछ है, कुछ अभी नहीं। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी के भोजन मीठा। उनके गांव शहर के इतना पास ही नहीं है कि कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग जाता है। रोज सुबह निकल जाती है। वह अपने घर से पूरा दिन माटा खान से मिट्टी खोदने पर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिससे वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर ही भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बिगाड़ करनी होती है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े की कोरी रोटी नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुढ़े को पहली रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले से ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा, वह रहती कहाँ है? तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी की नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची हुई है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। माटी वाली की कहानी का सारांश इस प्रकार है। यह कहानी विस्थापित समाज की समस्या से उत्पन्न हुई मर्म स्पर्शी पीड़ा को व्यक्त करती है। अपनी जीविका चलाने के लिए वृद्धा घर घर माटी पहुंचाने का कार्य करती है, जो एक गरीबी से
संवेदनशीलता को दर्शाती है। पति की मृत्यु से वह जितनी दुखी नहीं हुई थी, उतनी पीड़ा इस जवाब से हुई। बुढ़िया, मुझे जमीन का कागज चाहिए, खेती का नहीं। और बांध बनने के बाद मैं खाऊंगी क्या साहेब? वह वृद्धा सभी से यही कहती है। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। धन्यवाद।